नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और यहाँ पर हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमने अपनी सीरीज चला रखी है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। हमने लगभग आधे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, आधे और बचे हुए हैं। तो जो मैं आज क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ ये मोस्टली उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बेस्ड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस सीरीज में। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप लोग बिना मेरी हेल्प के कितने क्वेश्चन ईमानदारी से अपने आप कर पाए हैं सॉल्व। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कितना रहा। लेट्स सी हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन फॉर एससीजेई। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चार हमने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आपको आइडिया होगा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन जो है ये क्या है, आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी का पार्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। राइट टू एजुकेशन जो है हमारा आर्टिकल 21(a) के अंदर ऐड है। कहाँ से है ये? 86th अमेंडमेंट। कहाँ से है ये? 86th अमेंडमेंट। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज जाकर के देखिए, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प होगा इससे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कीवर्ड पहले आपको देख लेना है। कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट है। ठीक है, हमने ए देख लिया, ए तो नहीं है क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल 19(1)(c), तो ये तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21(a) हो गया, यानी कि ये भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फिर अगर हम राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस वजह से हमें ये भी पता लग गया कि ना ही ऑप्शन ए है, ना ही ऑप्शन बी है, और ना ही ऑप्शन सी है। तो यानी कि अगर हमें सही आंसर पता नहीं भी है, लेकिन अगर हमें दूसरे पॉइंट्स के बारे में पता है तो भी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको? इलिमिनेशन मेथड। ये हर तरीके के एग्जाम्स में काम आती है, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम जो होते हैं, जो कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स माने जाते हैं, वहां पर भी ये इलिमिनेशन की टेक्निक जो है वो जोर शोर से काम करती है। तो अगर आप लोगों को सही तरीके से पकड़ है, कमांड है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर इलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। और जिन लोगों को डायरेक्टली पता है उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले क्या था, हमारा आर्टिकल 31 था। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले आर्टिकल 31 था, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था। इसका पार्ट था फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 12 से लेकर के 35 तक। तो 12 से लेकर के 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ये आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी वो पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था। पर फिर क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 44th अमेंडमेंट। और 44th अमेंडमेंट करके इस राइट टू प्रॉपर्टी जो थी इसको हमने हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी अब ये फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है। क्या नहीं है? ये फंडामेंटल राइट। लेकिन ये अगर कभी आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी में, एससीजे में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और ये कहां से पावर लेता है? आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल उसका पार्ट है, बट अब ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब ये क्या है? ये लीगल राइट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप ऐसा कह सकते हैं। लीगल या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ये कहां से हटाया गया? 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया। 44th अमेंडमेंट जो था इसके ऊपर एक और क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत बढ़िया कि 44th अमेंडमेंट जो था ये हमारा हुआ कब था? इसका ईयर था ये 1978, यानी कि ईयर 1978 में 44th अमेंडमेंट करके हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ठीक है ना? अब जिन लोगों को लगता है कि उनको ये सारी चीजें पता थी जो हमने भी यहाँ पे डिस्कस की, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जब 44th अमेंडमेंट हम कर रहे थे, यानी कि जब 1978 में हमने 44th अमेंडमेंट किया, तो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1978 ड्यूरिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अगर आपको सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और जिन लोगों को थोड़ा सा हिंट चाहिए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी। जैसे आज बीजेपी जो है वो सेंट्रल में है, उसी तरीके से उस टाइम पे 1978 में जब 44th अमेंडमेंट किया गया था तो उस टाइम पे जो मेन पार्टी थी उसका नाम था जनता पार्टी। इस तरीके से हमारा ये सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन, क्या कह रहा है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, विच गिव्स एवरी चिल्ड्रन एज 6 and 14। यानी कि इस आर्टिकल में क्या कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो कि हर बच्चे को अधिकार देता है, यानी कि कौन सी एज ग्रुप यहाँ पे कंसीडर हो रही है? एज 6 to 14। हर बच्चे को जो कि 6 से 14 के बीच में है उनको राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है फंडामेंटल राइट के द्वारा। फंडामेंटल राइट के द्वारा उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये एक्ट जो था ये बनके तैयार कब हुआ था? एक्ट जो था वो बनके तैयार कब हुआ था? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। क्या ये 2001 में बनके तैयार हुआ था,
या फिर वो 1975 में बन के तैयार हुआ था, या 2009 में बन के तैयार हुआ था, या फिर 1947 में बन के तैयार हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो कीवर्ड है, हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हुए, कि हमें कीवर्ड के ऊपर खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब क्या होता है कि उसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि अब ये जो हम एक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो हम अधिकार देना चाह रहे हैं लोगों को, ये संसद से पारित कर दिया गया है, यानी कि उसको वहां पर बहुमत से पास कर दिया गया है। तो ये पास किस साल में हुआ था? एक्सेंट कब मिला था? ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि बच्चों का जो अधिकार है कि हमें पूर्ण रूप से शिक्षा चाहिए, राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा, जो कि हर बच्चे को प्राप्त है 6 से 14 के बीच में जिनकी भी एज है, उन सभी बच्चों को ये प्राप्त है अधिकार। ये किस साल जो था इसको ये संसद में पास कर दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या याद आता है यहाँ पे? 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट जो था वो याद आता है बहुत सारे बच्चों को, और फिर उनको लगता है कि 86 अमेंडमेंट की डेट क्या थी? 2002। 86 अमेंडमेंट की डेट क्या थी? 2002। सन 2002 में 86 अमेंडमेंट आया था हमारा, और उससे हम राइट टू एजुकेशन को जोड़ के देखते हैं। और फिर जब बच्चे देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो क्या आंसर टिक करके आते हैं? राइट टू एजुकेशन के लिए 2001, क्योंकि वो देखते हैं 2002 तो है नहीं, तो 2001 सबसे क्लोज है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं 2001 पे टिक कर देते हैं। जबकि सही आंसर क्या है? 2001 नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि 86 अमेंडमेंट में क्या किया गया था। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो डिफरेंट है इस अमेंडमेंट से। एक्ट में क्या हुआ है, ये कानून बनाया गया है कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है, उन सभी को फ्री में सरकार शिक्षा प्रोवाइड करेगी, ये इनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ये समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, ये एक एक्ट है। और जो 86 अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया था? जो राइट टू एजुकेशन ये पहले कहां पर था? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट था ये पहले राइट टू एजुकेशन। और जब हमने 86 अमेंडमेंट किया, उससे हमने क्या किया? इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट से कहां पर आ गया? आर्टिकल 21A के अंदर आ गया। और हमने साथ ही साथ यहां पर क्या किया, इसको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट बना दिया। किसका पार्ट बना दिया हमने? फंडामेंटल ड्यूटीज का, जो कि कहां पर आता है? आर्टिकल 51A के अंदर आता है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया था, कि जो हमारा डीपीएसपी के अंदर राइट टू एजुकेशन था, उसको हमने फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट बना दिया और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट बना दिया। लेकिन जब हमें इसके ऊपर कानून बनाना था, ताकि सब लोगों को ये शिक्षा का अधिकार मिल पाए संपूर्ण रूप से, तो उसके लिए क्या करना था? हमें संसद में बिल पास करवाना था, ताकि एक एक्ट बनाया जा सके। और ये एक्ट कब बन के तैयार हुआ? सन 2009 में। और इसको लागू कब से कर दिया गया? तो लागू करने की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आप ये डेट याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 ही वो डेट थी जहां पर ये कानून जो था वो 2009 में जो बना था, जिसको एक्सेंट कहां पर मिला था? 2009 में। और वो लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि जो राइट टू एजुकेशन वाला जो एक्ट हमारा जो पास हुआ था, वो लागू कब से हुआ था? तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि वो डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2010। यानी करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी आंसर। ठीक है ना? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे अभी आपने देखा हमारे क्वेश्चन में क्या था कि 6 से 14 के बीच का जो एज ग्रुप है, उन सभी को फ्री में शिक्षा मिल रही है। 6 से 14 के बीच का जो एज ग्रुप है, उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको शिक्षा दी जाए पूर्ण रूप से। लेकिन जहां पर डिसेबल्ड चाइल्ड्स की बात आती है, ये किसके लिए हो गया? सभी बच्चों के लिए जिनके साथ कोई भी डिसेबिलिटी जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा डिसेबल है, उसको किसी तरीके की दिक्कत है, ये राइट टू एजुकेशन जो है वो कब से कब तक लागू है? 6 से लेकर के 18 ईयर्स की एज तक। 6 से लेकर के 18 ईयर्स की एज तक वो लागू है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिसेबल्ड चाइल्ड जो है, उनके लिए ये स्पेशल क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है, उनको ये शिक्षा का अधिकार जो है वो किस एज ग्रुप में अवेलेबल है? 6 से लेकर के 18 ईयर्स तक की एज तक। और बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए 6 से 14 ईयर्स की एज ग्रुप में। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां पर लैक नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से, तभी आप सही तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भी हमारा पहले वीडियो किया था उनको बहुत आसानी से पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और साथ साथ में आप लोग अपना नोट बनाते चलिएगा और मेरे को बताइएगा एंड में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए बिना मेरी हेल्प के। ठीक है ना? हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो हम एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है हमारे पास, वो हमें किस तरीके के राइट से मिलता है? फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ राइट, यानी कि क्या वो फंडामेंटल राइट है फॉर्मिंग एन एसोसिएशन, या फिर वो लीगल राइट है, या फिर वो नेचुरल राइट है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? किस तरीके का राइट है फॉर्मिंग एन एसोसिएशन? तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये किसका पार्ट है? आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज सी, इसका पार्ट है 19(1) सब क्लॉज सी का पार्ट है, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 19 जो आर्टिकल है उसके अंदर हमें 6 तरीके की डिफरेंट फ्रीडम जो है वो अवेलेबल है। कितने तरीके की फ्रीडम अवेलेबल है? 6 तरीके की। कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स है? अगर आपको मैं बोलूं, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अगर किसी को लिखना हो तो। कि राइट टू फ्रीडम
राइट टू फ्रीडम आ गया हमारा आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारे 6 टोटल सब क्लॉज आ गए। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर सेकंड नंबर पे आता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा? टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरीके से हमारा हमने देखा कि आर्टिकल 19(1) ई का पार्ट है और 19(1)(4) क्या है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम ई देखते हैं या फिर फिफ्थ वाला पार्ट देखते हो क्या कहता है वो? टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। और इस तरीके से हमारा जो एफ है यानी कि 19(1)(f) वो क्या कहता है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल 19(1) के अंदर में 6 क्लॉज हैं और ये हमें सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने भी फंडामेंटल राइट्स कभी भी एक बार भी अगर पढ़ा होगा अपने जीवन में तो बिल्कुल वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। क्योंकि 19, 20 और 21 ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं, 19, 20 और 21 ये 3 जो है वो सबसे फेमस आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो किसी ने भी अगर नजर डाली होगी कभी भी तो उनको ये याद रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जैसे पिछले वाले में पूछ रहा था कि फॉर्मिंग एन एसोसिएशन जो है वो किस तरीके का राइट है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है हमारा, वो क्या है? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या वो कोई मेथड है, या वो फंडामेंटल राइट है, या फिर वो लीगल राइट है? तो इसमें सही आंसर क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से राइट टू एक्सप्लॉइटेशन जो है हमारा उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 23 और 24। तो ये 2 आर्टिकल आते हैं हमारे अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पार्ट के अंदर, ठीक है ना? जिन लोगों को भी इसमें कुछ डाउट लग रहा है प्लीज जाकर के आप हमारी सेकंड वीडियो देख सकते हैं, जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो है। हम पूरी फंडामेंटल राइट्स की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा इंट्रिकेसीज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 2 आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। इसका मतलब क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। तो आंसर क्या है इसका? करेक्ट सी। अब जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आर्टिकल 23 और 24 क्या है, उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो स्लेव बनाने वाली बात आती है या फिर फोर्स्ड लेबर की बात आती है, यानी किसी को आपने पकड़ लिया और उससे बधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, वो किसके हिसाब से बैन है? आर्टिकल 23 के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना? यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये कहां आता है? आर्टिकल 23 के अंदर में आता है। इस तरीके से आर्टिकल 24 जो है हमारा, ये क्या कहता है? 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि ये किसी तरीके का भी जो भी बच्चे हैं जिनकी एज जो है वो 14 से कम है, तो उनको ये बैन करता है, उनको ये मना करता है कि वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं। कहां पर वो काम नहीं कर सकते हैं? हैजार्डस इंडस्ट्रीज में। कौन काम नहीं कर सकता? जिनकी एज 14 से कम है। तो आप ये याद कर सकते हैं 24 वाले आर्टिकल में क्या लिखा है? 14 से कम एज वालों के बीच में के बारे में बात हो रही है, और किस बारे में बात हो रही है? कि उनको हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। और आर्टिकल 23 में आपने देखा क्या आता है? लेबर के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? फोर्स्ड लेबर। तो आप ये मोटा मोटा एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए कौन सा आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है, ताकि आप वहां पे जाकर के एलिमिनेशन लगाते हुए भी अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री। इंडिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्युलर कंट्री। यानी कि यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग रहते हैं सभी को समान तरीके से देखा जाता है, इसीलिए क्या है ये देश सेक्युलर कंट्री है। तो ये जो सेक्युलर कंट्री वाली बात है हमारे देश की, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या? इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री बिकॉज इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू। तो जो हमारा देश जो सेक्युलर कंट्री है उसके पीछे हमारे जो सिटीजन्स हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, उनको कौन सा फंडामेंटल राइट मिला हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये देश जो है उसके अंदर जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं वो मेंटेन रहे हैं लंबे समय के लिए आने वाले। तो ऐसे कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से हमारा देश सेक्युलर जो है वो बना रहेगा? तो हम देखते हैं कि कौन सा वाला जो फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों जो हैं वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इन चारों फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे देश को सेक्युलर बनाता है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख लेते हैं वन बाय वन डिफरेंट जितने भी हमारे ऑप्शन हैं सबको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो किस लिए है? हमारी लिबर्टी के लिए है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल 19(1) है। ये कहां पर आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a). तो ये किसका पार्ट हो गया? राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया, ठीक है? इस तरीके से क्या पूछा है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था डिटेल में कि 19(1) के अंदर में हमारे पास 6 तरीके के डिफरेंट राइट्स अवेलेबल हैं, और उन्हीं में से एक क्या है? मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये भी क्या हो गया? राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया। आप इसको फ्रीडम की तरह भी जोड़ के देख सकते हैं। राइट टू लाइफ कह लीजिए या फिर राइट टू फ्रीडम कह लीजिए, वो एक ही बात है। क्योंकि जब तक हमारे पास आजादी नहीं रहेगी तो हमारी जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। ऐसा कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है?
कि राइट टू जब तक फ्रीडम नहीं है हमारे पास तो हमारी जिंदगी ही बेकार है। तो राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम जो है वो इन एलियनेबल है, यानी कि एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। आप सोचिए अगर किसी को बांध करके हम काल कोठरी में बंद कर दें जीवन भर के लिए बिना किसी गलती के, तो उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि राइट टू फ्रीडम जो है वो कोई एग्जिस्टेंस में रहती है राइट टू लाइफ के साथ, यानी कि आप किसी भी एक को हटा नहीं सकते हैं। और हमारा थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहता है, लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या कहता है, आर्टिकल 21। तो यहाँ पे भी हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई। अभी तक जो बात हुई है वो किसके बारे में हुई है, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम के बारे में हुई है। यानी कि एलिमिनेशन मेथड भी हमारा अगर हम काम करते हैं उसके थ्रू भी तो हमें पता लग जाता है कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। आंसर क्या है, डी है। करेक्ट आंसर क्या है, डी है। एलिमिनेशन के थ्रू भी हमें पता लगता है। और अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर किया है तो आपको पता होगा कि क्या क्या पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। ये सबसे पहला क्या आता है हमारा, राइट टू इक्वेलिटी, फिर हमारा आता है राइट टू लाइफ, फिर हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्या आता है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और फिर क्या आता है, राइट टू रिलीजन। तो जो हमारा राइट टू रिलीजन वाला पार्ट है वो कहाँ तक जाता है, 25 से लेकर के 28 तक जाता है। ये जो राइट टू रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, यही हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करता है हमारे देश के। इसलिए क्या हो गया इसका आंसर करेक्ट, डी। तो चाहे आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाना चाहें या फिर आप डायरेक्ट जाना चाहें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, दोनों तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता इसका तो आप आंसर सही इसका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ईयर जानना चाह रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ पे इसका टारगेट क्या है क्वेश्चन का, कि आप मेरे को ईयर बताओ, वो ईयर कौन सा था जिसमें हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा, वो हमने पास करवाया था, वो कौन सा ईयर था। क्योंकि इसी 42nd अमेंडमेंट के अंदर हमारा क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज भी थी। क्या थी हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे आती हैं, आर्टिकल 51A के अंदर आती है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो भी 42nd अमेंडमेंट का ही पार्ट थी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 42nd अमेंडमेंट कब पास हुआ था, या फिर आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं इसको कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो किस साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। अगली बार इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, सेम ही क्वेश्चन है, या वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछे या वो 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछे, दोनों का ईयर क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, पर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जरा हम देख लेते हैं। तो पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। तो ये किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यहाँ पर क्या नाम है उसका, स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी का क्या नाम है, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो था वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था, ठीक है ना। और एक और कमाल की चीज आपको बताता हूँ स्वर्ण सिंह जी के बारे में। तो 1970 से लेकर के 74 तक, 1970 से लेकर के 74 तक जो स्वर्ण सिंह जी थे ये हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जैसे कि अभी कौन है, एस जयशंकर साहब है। उसी तरीके से 1970 से लेकर के 1974 तक स्वर्ण सिंह साहब थे जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर ज्यादा चीजें उसमें ऐड कर दी गई थी, यानी कि 10 से भी ज्यादा चीजें थी उसमें। यानी कि एक साथ आप समझ लिए कि 10 से ज्यादा अमेंडमेंट एक साथ हो रहे हैं। इस तरीके से 42nd अमेंडमेंट इतना बड़ा था। इस वजह से इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको एससीजेई क्वेश्चन पूछता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर किस अमेंडमेंट को कहते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट को कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट। और अब क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी वो क्या थे, हमारे स्वर्ण सिंह साहब जो थे वो क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो जब ये फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे उस टाइम पे क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये उसी टाइम की बात है जब इंडिया में क्या थी, इमरजेंसी लगी हुई थी और इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके के दंगे हो रहे थे, विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण सिंह कमेटी से बोला, यानी कि स्वर्ण सिंह जी से बोला कि हमें कमेटी गठित करते हैं और इंडिया में एक तरीके से हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि ऐसी जो वायलेंट कंडीशंस इंडिया में खड़ी होती है तो इंडिया के लोगों के लिए हम ऐसी गाइडलाइंस बनाना चाहते हैं कि इंडिया के लोग उसको देखें और समझें कि हमारी ड्यूटी है। और उसके बाद के ईयर में क्या आया, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे साथ जो कि 51A का पार्ट है। और जबकि आपको मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि 1970 से लेकर के 74 तक हमारे स्वर्ण सिंह साहब थे फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि इसके बाद की बात होगी। तो अब आप एकदम क्लोज पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट, ऑप्शन क्या है इसका, ई आंसर, सही आंसर इसका, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी इन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को डालने के लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अरे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है आप लोगों से कि मैंने फंडामेंटल राइट्स बोल दिया है कई बार, पर यहाँ पर क्या है, ये डीपीएसपी है। तो जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स बोला है, प्लीज डीपीएसपी को कंसीडर करिए, क्योंकि क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसा कि आपको भी पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हम इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। फोर्स नहीं कर सकते मतलब ये आपको केवल गाइडेंस के लिए है, ये केवल गाइडेंस देने के लिए बनाई गई है कि आपको एक भारत के नागरिक को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर कोई इंसान जो है वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता है तो उसको कोई फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में। तो ये हमारा एक गाइडेंस की तरह काम करता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा डीपीएसपी जो है वो भी गाइडेंस का काम करता है।
तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो हमारा 51A है, ईपीएसपी का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, क्योंकि 36 से लेकर के 51 तक हमारा क्या है, डीपीएसपी है। तो हमने डिटेल में देख लिया है कि इसका आंसर क्या है, 1976। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, ठीक है ना, डीपीएसपी का पार्ट है। एकदम ध्यान में रखिए आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कहीं पे भी मिस करें इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारा 12 से लेकर के 35 तक है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसके हनन होने पे कोई भी नागरिक जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है, उसको हम क्या है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंस्पिरेशन कहां से मिली थी, किस देश से हमने इंस्पायर्ड होकर के फंडामेंटल राइट्स को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, ऐसा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। और ये क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए थे वो हमने कहां से लिए थे, बिल ऑफ राइट्स से लिए थे। कहां से लिए थे, बिल ऑफ राइट्स से। लेकिन ये जानना चाह रहा है आपसे कि बिल ऑफ राइट्स जो है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक 99% लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यूएसए। करेक्ट आंसर क्या है इसका, यूएसए। अब क्योंकि यहाँ पर 3 और इंपॉर्टेंट कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है, तो इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इनसे ली गई हैं। जैसे कि आयरलैंड से क्या लिया था हमने, डीपीएसपी लिया था। आयरलैंड से क्या लिया था, डीपीएसपी। ये कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था हमने, ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ली वो क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया है। क्या लिया हमने, कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल के अंदर जो हमारा 7 शेड्यूल है, तो 7 शेड्यूल के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मेंशन है। डिफरेंट डिफरेंट क्या मेंशन है, सब्जेक्ट्स। उन सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है कि ये क्या है, स्टेट लिस्ट में आएगा या ये नेशनल लिस्ट में आएगा, ये स्टेट लिस्ट में आएगा या ये नेशनल लिस्ट में आएगा, या फिर ये कहां पर आएगा, कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, जिनके ऊपर कानून केवल स्टेट बना सकता है, केवल राज्य सरकार ही जिसके ऊपर कानून बना सकती है, उसका कहते हैं हम स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ये कहां पर मिलेगा आपको, 7 शेड्यूल के अंदर। कहां पर, ये 7 शेड्यूल के अंदर है। और जो भी सब्जेक्ट जो हमारे नेशनल लिस्ट के अंदर मेंशन है, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और इस तरीके से जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है, उनके ऊपर दोनों लोग मिल करके कानून बनाते हैं, यानी कि दोनों लोग अपने आप में बीच में सामंजस्य बैठा करके एक कानून को बनाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में आती है, और तब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनता है। और अगर ऐसा मान लिया कि दोनों में कभी आपस में कोई विवाद हो जाता है, तो जो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है, उसको हमेशा प्राथमिकता मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट के कानून के ऊपर, अगर वो कंकरेंट सब्जेक्ट का पार्ट है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है अगर कोई सब्जेक्ट, और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अलग कानून बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कानून बनाती है, यानी कि स्टेट ने अलग कानून बना दिया और सेंट्रल ने अलग कानून बना दिया, इसको प्राथमिकता दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वाली चीज हमने कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए। इस तरीके से कनाडा से हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली थी वो क्या था, हमारा काशी फेडरल स्ट्रक्चर। क्या था, काशी फेडरल स्ट्रक्चर। यानी कि जैसा आपको पता है इंडिया क्या है, एक यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन, ना कि फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट में क्या होता है कि सारे देश साथ में मिलकर के आपस में एक देश की वो बनाने की सहमति लेते हैं। लेकिन यूनियन में क्या होता है, सारे स्टेट्स जो होते हैं वो अपनी मर्जी से साथ में नहीं आते हैं, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं या फिर कई बार फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और सारे देशों को, यानी कि सारे स्टेट्स को साथ में मिलाया जाता है। इसको क्या बनाते हैं हम, यूनियन। यहाँ पे क्या होता है, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, और फेडरल में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास ज्यादा पावर होती है। फेडरल में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर्स ज्यादा होती है। तो इंडिया क्या है, एक काशी फेडरल स्ट्रक्चर है। हम पूर्ण रूप से फेडरेशन नहीं है और ना ही हम पूर्ण रूप से यूनियन है। हम क्या है, दोनों के बीच का कोई कॉन्सेप्ट है जिसको हम कह रहे हैं काशी फेडरल। हम क्या कह रहे हैं, काशी फेडरल। यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, स्टेट्स को भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अगर मान लिया प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, फिर क्या होता है, स्टेट से सारे जितने भी हम राइट्स दे रहे हैं उनको, उनसे हम वापस ले लेंगे। या फिर अगर मान लिया नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो फिर क्या है, हमने जो भी राइट्स दिए हुए स्टेट्स को वो सारे वापस ले लिए गए। यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जब एकदम टाइम चल रहा है, उस टाइम पे क्या है, इंडिया के भी स्टेट्स जो है वो काफी हद तक फेडरल सिस्टम की तरह बिहेव कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है या फिर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस बनते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, ज्यादातर यूनियन की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि हमारे पास ये दोनों जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फेडरल स्टेट का भी और यूनियन का भी, दोनों के बीच में जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं काशी फेडरल सिस्टम, यानी काशी फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, कनाडा से। तो यहाँ पर हमने देख ली 3 इंपॉर्टेंट चीजें, वो जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से या फिर कंट्रीज से ली है। और बिल ऑफ राइट, जैसा कि आपको पता है, फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, हमने कहां से लिया है, यूएसए से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। और इसी बात पे आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है। आप बताइए, इमरजेंसी पावर्स जो है, कौन सी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स जो है वो हमने किस देश से ली है, या फिर आप कह सकते हैं इमरजेंसी पावर्स या फिर प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, नेशनल इमरजेंसी जैसे लग जाती है ना हमारे देश में, तो जो इमरजेंसी वाली पावर्स होती हैं या प्रोविजंस होते हैं वो हमने किस देश से लिए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो वाला कॉन्सेप्ट हमारे देश ने किस कंट्री से लिया है या किस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, ठीक है ना।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, द स्टेट इज बाउंड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू एजुकेशन हमें मिला हुआ है, जो उसमें किस एज ग्रुप के बच्चों की बात की जाती है। तो ये तो आपको पता है कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इसके ऊपर अभी हमने शुरुआत के क्वेश्चन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। इसका सही आंसर क्या है? बी, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपना क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल डैश यानी कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है, यानी कि वो बातचीत करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि रिलीजन के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है इन चारों दिए गए आर्टिकल्स में से। यानी कि जो 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं में से रिलीजन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो आर्टिकल 21 तो अब तक आपको भी रट गया होगा कि क्या है वो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 51 जो है, 51A बहुत सारे बच्चों को पता है, पर मे भी 51 ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इंडिया अपने इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, जो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, यानी कि अपने पड़ोसियों से कैसे बात करेगा, जिनसे अच्छे ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने हैं उनसे कैसे बातचीत करेगा, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया कैसे सपोर्ट करेगा, अगर नेबर से कोई प्रॉब्लम है तो उनको कैसे सुलटाएगा, इन सारी चीजों के बारे में कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 51 के अंदर। यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल अफेयर्स के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं, आर्टिकल 51 को। 51A आपको पता ही है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि अब आपका क्या है, ए तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? ए। सी भी नहीं हो सकता। सी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली बात आ जाती है 51 में। उस तरीके से अब ये बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन, बी और डी। अब क्या है, डी वाला हम बहुत श्योर नहीं है, और एग्जैक्टली याद भी नहीं कि आर्टिकल 56 जो है वो क्या कहता है। तो इसके यहाँ तक पहुंचने का एक और रास्ता भी है। यहाँ तक पहुंचने का दूसरा रास्ता क्या है कि आप अगर शुरू से एक बार देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट आते हैं बीच में, तो भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे सबसे पहला हमारा जो शुरू होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कहाँ से शुरू होता है? यूनियन एंड इट्स। और ये सारा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो जाकर के पुराने वीडियोस में देख सकता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, 1 से लेकर के 4 तक आता है, 1 से 4 तक। फिर हम देखते हैं सिटीजनशिप। फिर क्या देखते हैं हम? सिटीजनशिप। वो कहाँ से आता है? 5 से लेकर के 11 तक। फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर के 35 तक। फिर आता है हमारा डीपीएसपी। क्या आता है हमारा? डीपीएसपी 36 से लेकर के 51 तक। यानी कि यहाँ पर हमारा डीपीएसपी खत्म हो चुका है, और ये क्या है, 56 के बारे में बात कर रहा है। यानी कि इसके बाद हमारा क्या शुरू होता है? प्रेसिडेंट। इसके बाद कौन से आर्टिकल शुरू होते हैं जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? 52 से कौन से शुरू हो जाते हैं? प्रेसिडेंट से। यानी कि आर्टिकल 56 जो है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ये कहीं ना कहीं जाकर के प्रेसिडेंट से जुड़ रहा होगा, यानी कि ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड लगा करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि क्या है, आर्टिकल 26। जैसा कि आपको पता है कि 25 से लेकर के 28 जो है वो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करता है, और उसी में से एक राइट वो क्या करता है, फ्रीडम देता है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की। और उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 26। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि आंसर क्या है? बी। तो दोस्तों आज यहीं पे खत्म करते हैं अपने क्वेश्चंस की ये शॉर्ट वीडियो। आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको मजा आया ऐसे क्वेश्चंस में, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर और खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप लर्निंग।